आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। खाली बस के बाहर रास्ते पर फैला घना कोहरा और अंधकार, ये तीनों ऐसी चीजें थीं जिससे कोई भी इंसान डर जाए। मुझे भी काफी डर लग रहा था, मगर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरी थी ऐसे सफर करने की। वरना अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसे सफ़र करता ही नहीं। बस उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। बस के अलावा रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही कोई इंसान। दरअसल मैं आज अपने दोस्त विकास के घर जा रहा हूँ। वो भी पहली बार। मैंने विकास को कहा था कि मैं कल सुबह वाली बस से आ जाऊंगा, मगर उसी ने कहा कि अगर मैं आज रात को आया तो एक रात ज़्यादा उसके घर पर रह पाऊंगा, इसलिए मुझे रात वाली बस पकड़नी पड़ी। खैर, विकास और मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसके लिए इतनी तकलीफ तो बनती ही है। मैंने कंडक्टर को बोलकर रखा था कि तालघाट चौक पर मुझे उतार दे, जिसके बाद अभी चौक पर से विकास मुझे पिक कर लेगा। कुछ देर बस यूं ही चलती रही, जिसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मेरी आंख लगने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। शायद ठंड के कारण मुझे नींद आ रही थी या फिर कुछ और। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी कंडक्टर जोर से बोला, तालघाट चौक आ गया साहब, उतरो। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस रुकी। मैंने फटाफट से अपना सामान उतारा और बस से नीचे उतर गया। बस से नीचे उतरते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। वो बस भी मुझे उतारकर वहां से आगे चली गई। मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला और विकास को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि पता चला कि मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका है। मेरी परेशानी एक ही झटके में पहाड़ जितनी बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, विकास से कांटेक्ट करूं कैसे, क्योंकि विकास ने तो मुझसे यही कहा था कि तालघाट चौक पर उतरकर मुझे फ़ोन करना। मेरा घर पास में ही है, मैं बाइक लेकर आ जाऊंगा। पर अब मैं विकास को कैसे फ़ोन करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर मेरे अलावा कोई शख्स नहीं था। पूरा का पूरा चौक खामोशी में डूबा हुआ था। अभी मैं वहाँ खड़े खड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उस बाइक को देखकर मेरी जान में जान आई कि चलो अब मैं इस आदमी से उसका फ़ोन मांगकर विकास को फ़ोन कर सकता हूँ। मगर वो बाइक जब मेरे करीब आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो बाइक सवार शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद विकास ही था। विकास ने अपनी बाइक को मेरे पास लाकर रोका और बोला, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं किया तूने? इस पर मैंने जवाब दिया, अरे भाई मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, मैं कैसे करता फ़ोन। इस पर विकास बोला, चल कोई नहीं, बैठ बाइक पर, रात काफ़ी हो गई है। विकास के इतना कहते ही मैं उसकी बाइक पर चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही विकास ने बाइक को आगे बढ़ा लिया और हम लोग उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो तब रात के 9:15 बज रहे थे। मगर एक चीज बड़ी अजीब थी, रास्ते पर कोई इंसान नहीं था। पर ऐसा क्यों? आखिर इतनी जल्दी ही रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक और बात मैंने अभी नोटिस की कि आखिर विकास को पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूँ। मैंने तो उसे फ़ोन किया ही नहीं।
इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और विकास से पूछा, विकास, तुझे पता कैसे चला कि मैं उतर चुका हूं? इस पर विकास बोला, मुझे यहां आने वाली सभी बसों की टाइमिंग पता है, सब जानता हूं मैं। विकास से ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। बाइक पर तेज ठंडी हवा मेरे बदन पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई बर्फ के गोले मार रहा हो। मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं विकास से पीछे बैठा हुआ था। ज्यादा ठंड विकास को लगनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था जैसे हवा विकास के शरीर को आर पार करके सीधे मुझे लग रही हो। खैर, मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। विकास को बाइक चलाते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था, जबकि फोन पर तो विकास ने ये कहा था कि उसका घर चौक से नजदीक पड़ता है। तो फिर अभी तक हम लोग घर क्यों नहीं पहुंचे? इसी तरह के हजारों सवाल अब धीरे धीरे मन में उमड़ने लगे थे, मगर मुझे विकास से ऐसे बार बार पूछना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा विकास का घर जब आ जाएगा तो वो मुझे खुद ही उतरने के लिए बोलेगा। मन को ये समझाकर मैं चुपचाप बाइक पर बैठा रहा। कुछ ही देर में विकास ने बाइक को एक बड़े से घर के पास रोका। वो घर काफी बड़ा था, जो कि चांद की रोशनी में मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा था। पर विकास का घर इतना बड़ा है, ये मुझे उसने पहले बताया नहीं था। खैर, विकास और मैं हम दोनों घर के दरवाजे पर गए। विकास ने घर का दरवाजा सरकाया और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा फैला हुआ था। घर के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जिस पर मैंने विकास से पूछा, लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? इस पर विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ, शायद लाइट चली गई होगी। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ, तू जाकर सो जा, बहुत थक गया होगा। विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि मैं पहली बार उसके घर पर आया हूँ। उसने ना तो मुझे खाने के लिए पूछा और ना ही मुझसे सही से बात की। विकास ऐसा तो नहीं था, तो फिर आज इसे हो क्या गया है? खैर, मैंने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा और विकास के साथ घर के एक कमरे की तरफ जाने लगा। उस कमरे के दरवाजे तक छोड़कर ही विकास वहां से चला गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आज विकास के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पलंग लगा हुआ था और उसी पलंग के सिरहाने में एक कांच की खिड़की थी, जिससे चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उसी पलंग पर लेट गया और सफर की थकावट के चलते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास वाली खिड़की में कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। मैंने तुरंत खिड़की की ओर देखा तो पाया कि खिड़की के बाहर विकास खड़ा है और वो मुझे खिड़की खोलने के लिए बोल रहा है। मैंने तुरंत खिड़की के कांच को सरकाया तो उधर से विकास बोला, जल्दी बाहर आ, यहाँ इसी खिड़की से आ जा। चूंकि वो खिड़की काफी बड़ी थी तो मैं उसी से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही विकास बोला, तू यहाँ कैसे आया इतनी दूर? विकास की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है। जिस पर मैंने कहा, तू ही तो यहाँ लेकर आया मुझे अपनी बाइक से। इस पर विकास बोला, तू जल्दी चल यहाँ से, मेरे पास कोई बाइक है ही नहीं और ये मेरा घर नहीं है।
विकास की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर मैं विकास के साथ उस घर से दूर जाने लगा। तभी रास्ते पर चलते हुए विकास ने कहा, तू जिस विकास के साथ यहाँ आया ना, वो बस एक छलावा था। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तू मारा जाता। दरअसल यहाँ बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उस घर में बहुत से लोग मर चुके हैं। आगे विकास ने बताया कि वो मुझे फ़ोन करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। विकास मुझे देखने के लिए चौक पर भी गया था, मगर मैं उसे वहाँ पर मिला ही नहीं। तो वो समझ गया कि मैं कहाँ मिलूँगा, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने आ गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। विकास की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि क्यों बाइक पर मुझे काफ़ी तेज ठंड लग रही थी और क्यों वो विकास मुझसे अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा था। खैर उस रात मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 15 साल पहले मैं अपने गांव में ऑटो चलाकर अपने घर का खर्चा उठाता था। मेरी कमाई हर दिन एक समान नहीं रहती थी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। खैर मैं ऑटो को गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर हर रोज़ खड़ी करता और वहीं से मुसाफिरों को बिठाकर उनके बताए ठिकाने पर छोड़ आता। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही मेरा धंधा काफ़ी मंदा चल रहा था। उस दिन मुझे एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहे थे। मैंने अपना सारा दिन ऑटो में बैठे बैठे ही गुजार दिया। बस मुझे इंतज़ार था तो 8:45 वाली आखिरी ट्रेन का। हो सकता है उससे मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और वो आखिरी ट्रेन भी चली गई, मगर उस ट्रेन से कोई भी पैसेंजर उतरकर मेरे पास नहीं आया। लिहाजा मैं निराश मन से ऑटो लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी कड़कती बिजली के साथ। खैर मैं तो ऑटो में था तो ये बारिश मेरा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे थोड़ी दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस भी था और वो आदमी इतनी तेज बारिश में खड़े खड़े भीग रहा था। उस आदमी को देखकर मैं मन ही मन में काफ़ी खुश हुआ कि चलो आखिरकार एक तो सवारी मुझे मिली। मैंने अपनी ऑटो को उस आदमी के पास रोका और उससे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे भीमगढ़ जाना है, आप चलेंगे? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भीमगढ़ तो काफ़ी दूर है और वहाँ जाने वाला रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। चलूँगा, मगर 200 रुपया लगेगा। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो चलाते वक्त मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया था। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे रास्ते पर तेज बारिश के अलावा और कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था और न ही कोई जानवर। अभी भी मेरे यहाँ से भीमगढ़ जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। तो मैंने अपने घर पर कॉल करके बता दिया कि मुझे आने में वक्त लगेगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी RVM यानी रियर व्यू मिरर में मैंने उस आदमी को देखा। तो वो आदमी चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे थे? जिस पर उस आदमी ने कहा,
वो मैं रामगढ़ गांव से आ रहा हूँ। जिस पर मैंने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, अच्छा हुआ मैं आपको यहीं मिल गया, वरना पता नहीं आप क्या करते। इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी अब और कुछ ना बोलकर ऑटो भगाने लगा। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं इस रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। इस रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी ऑटो की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी मैं उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ऐसे कौन गुर्रा रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वापस से आरवीएम पर गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा। दरअसल अभी जो गुर्राने की आवाज़ आ रही थी वो और कहीं से नहीं बल्कि मेरी ऑटो से ही आ रही थी, और गुर्राने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मेरी ऑटो में बैठा हुआ था। मगर अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका चेहरा आधा खाया हुआ था, मानो किसी ने उसे नोच खाया हो। उस आदमी को देखकर मैं डर से कपकपाने लगा कि भला मैंने ये कौन सी मुसीबत मोल ली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह ऑटो भगाए जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक और आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखकर मेरी थोड़ी जान में जान आई और मुझे हल्की सी हिम्मत मिली। मैं जल्दी से ऑटो को उस आदमी के पास ले गया। उस आदमी के पास ऑटो को रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब भीमगढ़ गांव जा रहे हैं? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो वो दूसरा आदमी भी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया। उस आदमी के ऑटो में चढ़कर बैठने से मैं और भी ज़्यादा सहम गया कि भला इस आदमी को वो भूत दिखाई दे भी रहा है या नहीं। मैंने जब वापस से उस भूत को देखने के लिए अपनी निगाहें आरवीएम की ओर दौड़ाई तो मैं चौंक गया। दरअसल अब वो भूत मेरी ऑटो में था ही नहीं। खैर, उस भूत को ऑटो में ना पाकर मैं थोड़ा खुश हुआ और थोड़ी सी चैन की सांस ली। मैंने एक बार तो सोचा कि इस दूसरे आदमी को पूरी बात बता दूं। फिर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर पूरी बात बताने के बाद ये आदमी मेरी ऑटो से उतर जाए तो मैं क्या करूँगा, और आज रात भीमगढ़ गांव पहुंचकर इसी से मदद मांगकर इसी के घर में रुक जाऊंगा। खैर, मैं उस आदमी को बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस दूसरे आदमी ने कहा, भाई साहब आप भीमगढ़ गांव में रहते हैं? जिस पर मैंने कहा, नहीं मैं भीमगढ़ में नहीं रहता हूँ, मैं किसी काम से भीमगढ़ जा रहा था। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने एक भारी सी आवाज में बोला, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस भारी सी आवाज को सुनकर मैं पीछे देखने के लिए जैसे ही आरवीएम में देखा तो वापस से कांपने लगा और मेरा पूरा शरीर बर्फ की समान ठंडा हो गया, क्योंकि अब मेरी ऑटो के पीछे एक नहीं बल्कि दो आदमी बैठे हुए थे। वो पहले वाला आदमी भी अब मेरी ऑटो में ही था और उन दोनों का चेहरा बहुत ही डरावना था। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी उस पहले वाले भूत ने अपने हाथों में पड़े उस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ, क्योंकि उस सूटकेस में मेरा ही कटा हुआ सर था। ये सब देखकर मैं इतना डर गया कि मैं ऑटो को संभाल नहीं सका और मेरी ऑटो रास्ते के किनारे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और काफ़ी सारे लोग मुझे घेर कर खड़े थे।
जिसके बाद मैंने उन सभी लोगों को अपनी पूरी आप बीती बताई। फिर मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले एक आदमी रात के वक्त अपने घर भीमगढ़ लौट रहा था। काफ़ी रात हो जाने के कारण उसे कोई सवारी नहीं मिली, जिस कारण वो पैदल आ रहा था। जंगली रास्ते पर आते ही जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।